वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 1 अप्रैल 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल प्रोजेक्ट नेत्र के बारे में है। नेत्र का मतलब समझते हैं आंख, मतलब आपको कुछ देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। क्या देखना है? बेसिकली जो सैटेलाइट्स हम अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ते हैं, अर्थ के ऑर्बिट में कई सारा डेब्रिस भी होता है, खराब मटीरियल। वो सैटेलाइट का हो सकता है, रॉकेट का हो सकता है, वो यूं ही घूमता रहता है, वो हमारे सैटेलाइट से टकरा सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन दैट केस जरूरत होती है कि हम वॉच करते रहें ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमारे फंक्शनल सैटेलाइट के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो हम अपनी इस कैपेसिटी को बिल्डअप कर रहे हैं, इसरो ये काम कर रहा है कि हम किसी भी डेब्रिस को ट्रैक कर सकें कि वो कहीं हमारे सैटेलाइट से टकरा तो नहीं जाएगा। इसके लिए हम डिप्लॉय कर रहे हैं नए नए रडार्स और ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स। ये सारा काम नेत्र नाम के एक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस डेब्रिस ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। यहां पर पहला सवाल होता है कि स्पेस डेब्रिस होता क्या है। स्पेस डेब्रिस में रॉकेट की बॉडीज हो सकती हैं जिनका इस्तेमाल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। डाइफंक सैटेलाइट्स हो सकती हैं। सैटेलाइट्स का अपना एक लाइफ स्पैन होता है 5 साल, 7 साल, 10 साल। उसके बाद वो सैटेलाइट काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन वो रहती तो ऑर्बिट में ही है और अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं। जब कोई मिशन के ऑपरेशंस चल रहे होते हैं तो कई सारे स्टेजेस होते हैं रॉकेट के। तो कुछ रॉकेट के जो स्टेजेस होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं हमारे अर्थ के ऑर्बिट में। तो जो उसका डेब्रिस होता है, जो उसका पार्ट होता है रॉकेट का, वो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में सर्कुलेट, ये जो चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देता है। जो ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप्स होते हैं स्पेस ऑब्जेक्ट्स के, वो भी आके वहां पे चक्कर लगाते रहते हैं। फर्दर जो एंटी सैटेलाइट टेस्ट होते हैं, जहां पर हम किसी सैटेलाइट को यहां से किसी मिसाइल के माध्यम से डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसके फ्रेगमेंट भी वहां पे ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो मतलब बहुत सारा मटेरियल होता है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। और इसी ऑर्बिट में कुछ फंक्शनल सैटेलाइट्स भी चल रही हैं और काम कर रही हैं। तो अगर ये सैटेलाइट्स के टुकड़े या फिर जो स्पेस डेब्रिस है वो उन सैटेलाइट से टकरा जाए तो वो उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आप देखें तो ये जो डेब्रिस होता है वो 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है लो अर्थ ऑर्बिट में। मतलब अगर सेंटीमीटर के साइज का भी कोई ऑब्जेक्ट फंक्शनल सैटेलाइट के साथ कोलाइड कर जाए तो पूरी तरीके से उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसरो के अकॉर्डिंग आने वाले समय में स्पेस डेब्रिस का जो अमाउंट है वो दिन ब दिन बढ़ेगा। 2021 में सबसे ज्यादा स्पेस लॉन्चेस किए गए हैं, मतलब कि आने वाले समय में जो डेब्रिस है वो भी बढ़ता जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने सैटेलाइट्स को बचाने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करें ताकि ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट से उन्हें बचा सकें। ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो कोई डेब्रिस है वो इस तरीके से प्रोजेक्शन में है कि हमारे सैटेलाइट से टकराएगा। इसरो का इनिशिएटिव है, फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है। इसरो प्लान कर रहा है कि कई सारी ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज हम डेवलप करेंगे, जैसे कि स्पेस डेब्रिस ट्रैकिंग रडार होगा। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे उसका साइज 10 सेंटीमीटर तक का ही क्यों ना हो या उसके ऊपर हो, वो उसे डिटेक्ट कर सकता है। और 1500 किलोमीटर की रेंज होगी इस प्रकार के रडार की। ऑप्टिकल टेलीस्कोप होगा जिसके माध्यम से हम इफेक्टिव सर्विलांस कर पाएंगे। डेटा प्रोसेसिंग यूनिट होगी और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर होगा। ये सभी मिलकर काम करेंगे प्रोजेक्ट नेत्र के तहत। देखिए, जो इनिशिएटिव्स होते हैं इसरो के, उस पर प्रश्न आता है। 2016 में मंगलयान पे प्रश्न आया था, हालांकि ये तो बहुत ही मैसिव इनिशिएटिव था या फिर प्रोजेक्ट था इसरो का। पहला स्टेटमेंट ये था कि मंगलयान को इसरो ने लॉन्च किया है, ये लगभग सभी को पता ही था। दूसरा ये है कि मंगलयान के जरिए भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया मार्स ऑर्बिटर मिशन को लेकर। ये गलत है, दुनिया चौथा देश बना था, दूसरा नहीं। ये इंडिया को एकमात्र ऐसा देश बना देता है जिसने एक बार में पहले अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में अपना स्पेसक्राफ्ट भेज दिया। ये तो सही था, तो सही आंसर निकलेगा 1 and 3 ओनली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बामियान बुद्धास के बारे में है। तालिबान का जो पिछला टेन्योर था, रेजीम था, वो बुद्धिज्म के लिए ठीक डेफिनेटली नहीं था। वहां पे बामियान में जो लॉर्ड बुद्धा की 2 बहुत ही मैसिव मूर्तियां थी उनको तोड़ दिया गया था, ग्रेनेड्स लगा के उनको उड़ाया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिसको प्रिजर्व करने की कोशिश यूनेस्को कर भी रहा था। एक बार फिर से वहां पे तालिबान की सरकार आ गई है, तो एक खतरा बना रहता है कि वो जो इस्लाम के अलावा दूसरे रिलीजन के आर्किटेक्चर से उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तालिबान के रेजिम ने अभी हाल ही में ये बोला कि वो एंशिएंट बुद्धा के जो स्टैचू हैं मेस एनिक में, उसे प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। फर्दर जो एक कॉपर माइन की साइट है वहां पर भी जो भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स वगैरह हैं उन्हें बचाया जाएगा। वो उम्मीद कर रहे हैं कि उस रीजन में उन्हें चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि एटलीस्ट
वो इस बार उतने होस्टाइल नहीं है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को लेकर जितना वो पिछली बार थे। हालांकि पिछली बार भी उन्होंने एश्योर किया था कि वो ऐसा नहीं करेंगे, डिस्पाइट उसके उन्होंने जो बामियान की मूर्तियां थी उनको डिस्ट्रॉय किया था। जो बामियान वैली है वो हिंदुकुश माउंटेन्स के बीच में आपको मिलेगा, रिवर बामियान के पास में। ये पहले सिल्क रूट का भी हिस्सा हुआ करता था और कमर्शियल कल्चरल एक्सचेंज का सेंटर हुआ करता था। बामियान के बुद्धास की जो मूर्तियां हुआ करती थी वो गुप्ता, ससेनियन और हेलेनिस्टिक यानी कि ग्रीक जो स्टाइल्स हैं उनका एक मिक्सचर हुआ करती थी। ये मान्यता थी कि जो बामियान बुद्धा की मूर्तियां हैं वो 5th सेंचुरी एडी के आसपास बनाई गई थी और एक समय में ये दुनिया की सबसे लंबी बुद्धा की मूर्तियां हुआ करती थी। इन्हें सालसाल और समम के नाम से पुकारा जाता था। सालसाल का मतलब ये होता है लाइट जो यूनिवर्स से आती हो, और सममा का मतलब होता था क्वीन मदर। यूनेस्को ने 2003 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया और प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मेस एनक की बात करें तो ये आप देखिए जो लोकेशन है, यहाँ जो लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेस एनक की है, ठीक है। यहाँ पर भी ये लोकेशन आपको काबुल के नज़दीक में मिलेगी। ये बेसिकली आपको काबुल से 40 किलोमीटर साउथ ईस्ट में मिलेगा। जो लोगर प्रोविंस है वहाँ पे बैरन रीजन है। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी कॉपर डिपॉजिट आपको यहीं पे मिलेंगे। यहाँ पे 400 बुद्धा के स्टैचूज भी हैं, स्तूपाज हैं। 40 हेक्टेयर या 100 एकड़ का एरिया है एक मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ को भी प्रिजर्व करने की, इस रीजन को भी प्रिजर्व करने की जरूरत तो है ही। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आईमैक्स 2022 के बारे में है। आयंस यानी कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसमें आयंस के कई सारे देश हिस्सा लेते हैं। आयंस क्या है? आयंस देखिए 2007 में स्टैब्लिश किया गया एक फोरम है जहां पर इंडियन ओशन रीजन के आसपास के जो भी देश हैं वो इकट्ठा होते हैं, आपस में जो भी मैरीटाइम इश्यूज हैं उन पे चर्चा करते हैं, रिलेशनशिप को और बेहतर करते हैं इंडियन ओशन रीजन में। 2008 के फरवरी में न्यू दिल्ली में आयंस की पहली मीटिंग हुई थी और उसके बाद अभी ये जो आयंस की चेयरमैनशिप है वो फ्रांस के पास है। फ्रांस का जो ओवरसीज टेरिटरी है वो इंडियन ओशन रीजन में आता है, इसलिए फ्रांस भी आयंस का हिस्सा है। ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसके माध्यम से आयंस के जो देश हैं वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या फिर डिजास्टर रिलीफ को लेकर आपस में कोऑर्डिनेशन को बेटर करते हैं। 25 मेंबर्स हैं आयंस में, जिनमें से 15 ने आईमैक्स 2022 में हिस्सा लिया। जो हार्बर फेज था इस एक्सरसाइज का वो गोवा के मार्मुगांव पोर्ट पर हुआ, जबकि जो सेकंड फेज था वो अरेबियन सी में हुआ। कलेक्टिवली नेचुरल डिजास्टर को कैसे हैंडल करना है रीजन में और कैसे रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाना है, यही इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो कि ज्यादातर एक्सरसाइजेस का ऑब्जेक्टिव हुआ करता है। 2017 में ये प्रश्न आया था आयंस के ऊपर। पहला तो यही था कि जो इनॉग्रल आयंस का सेशन था वो 2015 में हुआ इंडियन नेवी की चेयरमैनशिप पे। मैंने अभी आपको ये बताया कि 2008 में हुआ था, तो ये तो गलत हो गया। आयंस एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, ये तो सही है। तो बी इसका आंसर निकल के आएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में है। अब टाइगर रिजर्व पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ। बाकी जो भी वैसे क्वेश्चंस होते हैं जुड़े हुए मैं आपको बता ही देता हूँ कि देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बाकी आपको पता है टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लग गई। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स पानी की स्प्रे से उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व वर्ल्ड का ओल्डेस्ट जो माउंटेन रेंज है अरावलीज, उसके आसपास के एरिया में फैला हुआ है। मतलब कुल मिला के ये राजस्थान के अलवर में लोकेटेड है। यहाँ का इकोसिस्टम काफी रेजिलियंट है, यहाँ पर प्रे डेंसिटी काफी अच्छी है, इसलिए बाकी के जानवरों के लिए यहाँ पर एक अच्छा खाना उपलब्ध रहता है। और ये वो जगह है जब लोकली एक्सटिंक्ट होने के बाद टाइगर्स को री इंट्रोड्यूस किया गया था। 2004 में जब सर्वे किया गया तो ये पता चला कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में टाइगर्स है ही नहीं, तो बड़ा हल्ला मचा। 2005 में फॉर्मली इस बात को डिक्लेयर कर दिया गया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में अब टाइगर्स नहीं है। बाद में 2008 में रणथंबोर टाइगर रिजर्व से 2 टाइगर्स को लाया गया, रीइंट्रोड्यूस किया गया सरिस्का में, और अभी 2020 में इनके फिगर्स 20 तक पहुंच चुके हैं 12 सालों के स्पैन में। तो अच्छी बात है, उनके लिए प्री बेस भी वहां पे ठीक ठाक है। सरिस्का को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था 1955 में और 1978 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व बना दिया गया। यहाँ पे आपको मिलेंगे माउंटेन्स, ग्रासलैंड, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट और क्लिफ्स। 800 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया कवर करता है। फ्लोरा और फौना की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको मिलते हैं लेपर्ड्स, नीलगाय, सांभर और चीतल। टेम्पल फोर्ट्स, पेवेलियन और पैलेसेस भी मिल जाएंगे। कंकरवाड़ी फोर्ट ये इस रिजर्व के सेंटर में है। ऐसी मान्यता है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को यहीं पे बंदी बनाया था जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तो यहाँ पे आपको भगवान हनुमान की एक मूर्ति भी मिलेगी जो पांडवास के समय की मानी जाती है। कुछ और भी राजस्थान के प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे कि डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर का, केवलादेव घाना नेशनल पार्क भरतपुर का, रणथंबोर नेशनल पार्क, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर और रामगढ़ विजधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मातृभूमि शो के बारे में है। मातृभूमि शो को अभी लाल किला के प्रेमाइस में ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पे एक्चुअली में प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से शोकेस किया गया जो इंडिया का कल्चर है,
म्यूजिक है उसके बेसिस पे साउंड एंड म्यूजिक का इस्तेमाल करके जो कल्चर है उसे पोर्ट्रे किया गया। भारत भाग्य विधाता ये रेड फोर्ट फेस्टिवल है, उसी के हिस्से के तौर पे ये मातृभूमि शो ऑर्गेनाइज किया गया। इनफैक्ट अभी मातृभूमि शो वहां पे साल भर होगा, तो अगर किसी को देखना है तो जाके देख सकता है। रेड फोर्ट फेस्टिवल भारत भाग्य विधाता ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ऑर्गेनाइज करवा रहा है। पर्पज यही है कि इंडिया की जो रिच हिस्ट्री है, आर्ट, हेरिटेज, कल्चर, क्यूजीन और बहुत सारी चीजें हैं उनको लोगों को दिखाया जाए। मैं आपको बता दूं कि डालमिया भारत ग्रुप यानी कि डीबीजी ने जो अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट है उसके तहत लाल किला को अडॉप्ट कर रखा है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए या वहां पर कुछ भी जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें वो शामिल होते हैं। अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट 2017 में लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, कल्चर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट यूटी की गवर्नमेंट, जहां पे जो वेरियस मॉन्यूमेंट्स हैं उनको कोई एक जो कॉर्पोरेशन ग्रुप है वो ले लेता है या अडॉप्ट कर लेता है, वो वहां पे कुछ एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, उसके प्रिजर्वेशन के लिए काम करते हैं। तो जो लाल किला है वो डालमिया ग्रुप के पास है। ये इसके माध्यम से जो भी एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज हैं उस हेरिटेज या नेचुरल टूरिस्ट साइट पे उसको डेवलप करते हैं, सैनिटेशन वगैरह या फिर जो टॉयलेट एंड ऑल है उसको वो सही करते हैं। उन्हें मॉन्यूमेंट मित्रास कहा जाता है जो इसमें शामिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अनाउंस किया है कि जो 4 फिल्म मीडिया यूनिट्स हैं वो उन्हें इकट्ठा करके एक बना देंगे। वो 4 कौन से डिविजन्स हैं? पहला है डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल डीएफएफ, दूसरा है नेशनल फिल्म आर्कीव ऑफ इंडिया, तीसरा है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया और चौथा है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन 4 बॉडीज को अब इकट्ठा कर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 1975 में बनाया था ताकि इंडिया में जो मूवीज का डेवलपमेंट है उसे ऑर्गेनाइज किया जा सके, प्रमोट एंड प्लान किया जा सके। हेडक्वार्टर्ड है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र के मुंबई में है। अब चारों फिल्म मीडिया यूनिट्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाएगा ताकि जो रिसोर्सेस हैं उनको अच्छे से यूज किया जा सके और जो डुप्लीकेशन एक्टिविटी का उनको रोका जा सके। इस मर्जर के माध्यम से अब जो शॉर्ट फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्रीज के प्रोडक्शन का मैंडेट है वो अब एनएफडीसी के पास चला जाएगा। डायरेक्टली ये काम करेंगे, अब ये काम चारों एंटिटीज नहीं करेंगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इक्वाडोर के बारे में है। इक्वाडोर जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है, वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पे वाइल्ड एनिमल्स के लीगल राइट की बात की गई या उनको लीगल राइट दिया गया। मामला इक्वाडोर का ही है। वहां पर एक घने बालों वाला जो एक मंकी होता है, बंदर होता है, उसे एक इंडिविजुअल ने अडॉप्ट कर लिया। जंगल से वो उसे लेके चले गए जब वो महज 1 महीने का था। उन्होंने उसे पेट बना लिया, उन्होंने उसे पालना शुरू कर दिया और लगभग 18 सालों तक वो जो बंदर है वो उनके साथ ही रहा। अब वो बहुत बच्चा था, छोटा था, तो जो भी उनको लेकर गया था उसने उनके साथ खुद को कनेक्ट कर लिया, वो उनकी लाइफ स्टाइल में चला गया, उन्हीं के साथ रहने लगा। और 18 सालों के बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे उन्हें याद आया कि वाइल्ड एनिमल को पालना इलीगल है, तो वो उनके घर पे गए और उन्होंने उस बंदर को कैप्चर किया और ले जाके जू में डाल दिया। अब वो बंदर बहुत लंबे समय तक वहां उस इंडिविजुअल के साथ रहा था। जू में जाने के महज 1 महीने बाद उस बंदर की मृत्यु हो गई। जिस व्यक्ति ने उन्हें पाला हुआ था उन्होंने इस संबंध में केस किया। उन्होंने कहा कि वाइल्ड एनिमल्स के भी कुछ लीगल राइट्स होने चाहिए। वो बंदर उस जू में नहीं जाना चाहता था, उसे जबरदस्ती लेकर जाया गया, जहां जाने के 1 महीने बाद ही उस बंदर की मृत्यु हो गई। तो साउथ अमेरिका के इक्वाडोर का ये मामला रहा जहां पे ये बात कही गई कि वाइल्ड एनिमल्स के भी लीगल राइट्स होंगे। ये साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगा। इसके आसपास के जो देश हैं उनमें शामिल हैं। यहाँ पर देखिए नॉर्थ में मिल जाएगा कोलंबिया, साउथ में आपको मिल जाएगा यहाँ पर पेरू और पैसिफिक ओशन आपको वेस्ट में मिल जाएगा। गैलापागोस आइलैंड भी इक्वाडोर का ही पार्ट है जो कि उसके मेनलैंड से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पैसिफिक रिम का जो रीजन है, रिंग ऑफ फायर का, उसका भी हिस्सा है ये वाला पूरा जो रीजन है। इसीलिए यहाँ पर आपको 8 वॉल्केनोज मिलेंगे। इसकी कैपिटल है क्विंटो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप प्रोग्राम के बारे में है। नाम से स्पष्ट है कि जो एमएसएमईज हैं उनको आगे बढ़ाने की बात की जाएगी। अभी हाल ही में कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की। रैंप जो प्रोग्राम है इसे यूके सिन्हा कमेटी और केवी कामत कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया या फॉर्मुलेट किया गया। फर्दर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो थी प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने भी इस प्रकार के प्रोग्राम की बात कही थी, तो उसी के बेसिस पे ये प्रोग्राम लाया गया है। वर्ल्ड बैंक ने असिस्ट किया है इस पूरे प्रोग्राम को। इसके माध्यम से हम एमएसएमईज को सपोर्ट करेंगे कि उन्हें मार्केट क्रेडिट मिले, उनका जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो मजबूत हो, सेंटर स्टेट के लेवल पे सेंटर स्टेट लिंकेजेस बढ़ें और हम जो एमएसएमईज हैं उन्हें और अच्छी कंडीशन में ला सकें। चलते हैं, अब हम बात करते हैं अपने सेगमेंट में, दैट इज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में स्कीम है। सबसे पहले तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है? एक किसान है, उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। अब इस जमीन पर खेती करने के लिए उसे ज्यादातर काम मैनुअली करना होगा क्योंकि वो बहुत बड़ी मशीनरी का ना तो इस फार्म लैंड पे इस्तेमाल कर पाएगा और ना ही उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो बड़ी मशीन्स खरीद सके। यहाँ पे होगा क्या कि कई सारे किसान आपस में इकट्ठा हो जाएंगे और वो सभी अपने फार्म्स को
इकट्ठा कर देंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद वो बैंक वगैरह से लोन भी ले सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बना लेंगे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का। अब इन्हें बैंक से लोन भी आसानी से मिल जाएगा और ये कंबाइंड रूप से इस पूरी जमीन पे खेती करेंगे, जहां पर बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा, इनपुट कॉस्ट कम आएगी और जो उसका प्रॉफिट होगा वो लैंड शेयर के बेसिस पे आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस बड़े लैंड पे खेती वगैरह करते हैं उन्हें एफपीओ कहा जाता है। एफपीओ जितने ज्यादा होते हैं लैंड की प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ जाती है और इनपुट कॉस्ट कम आती है, फर्दर क्रेडिट वगैरह लेना भी आसान हो जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का ये इनिशिएटिव है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एग्रीगेशन ऑफ टिनी मार्जिनल एंड लैंडलेस फार्मर्स को इकट्ठा करने का पूरा प्लान होता है। 10,000 एफपीओज हमें बनाने हैं 2019-20 से 23-24 के बीच में, ये पूरा प्लान है। फर्दर सपोर्ट किया जाएगा हर एफपीओ को कि वो 5 सालों के भीतर कम से कम उन्हें सपोर्ट किया जाता रहेगा। जो एफपीओ होते हैं वो एक जेनरिक नेम है, मैंने आपको जो बताया कि उन्हें रजिस्टर कर दिया जाता है पार्ट 9A कंपनीज एक्ट के तहत या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के माध्यम से। जो एफपीओज होते हैं वो आपस में ग्रुप की तरह वर्क करते हैं और ये जो पूरा इनिशिएटिव है ये स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम्स को भी सपोर्ट करेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स सपोर्ट करेंगे ताकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बन सकें और उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। रिवीजन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट नेत्र एस्ट्रॉइड्स को स्टडी करेगा, सैंपल रिटर्न प्रोजेक्ट है, गलत है। यहाँ पे हम अपने जो भी डेब्रिस है उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे सैटेलाइट्स को बचाने के लिए। मिस एंग यूक्रेन का सबसे बड़ा कॉपर डिपॉजिट है, गलत है, अफगानिस्तान का है। IMEX 22 आयंस का है, ये सही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, गलत है, राजस्थान में। इक्वाडोर पहला देश जो लीगल राइट दे रहा है वाइल्ड एनिमल्स को, दैट्स ट्रू। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।